हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे गैसियस स्टेट केमिस्ट्री के आगे का टॉपिक, जिसमें सबसे पहला टॉपिक है स्वतंत्रता की कोटि। इंग्लिश में उसको कहते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम तीन टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, सेकेंड होता है रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, थर्ड होगा वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, और एक हम फोर्थ निकालते हैं जिसको कहते हैं टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो यहाँ पर जो ट्रांसलेशनल डिग्री, क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं, जो गैसियस मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो हाई होती है और उनकी स्पीड भी क्या रहती है, ज़्यादा रहती है। ठीक है, तो जिसके कारण उनमें ये तीन प्रकार के मोशंस होते हैं। तो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो किसके कारण होता है, ट्रांसलेशनल मोशन के कारण होगा। रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो रोटेशनल मोशन के कारण होता है, और जो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो वाइब्रेशनल मोशन के कारण होगा। ठीक, तो ट्रांसलेशनल मोशन किसको कहेंगे, अगर कोई एक मॉलिक्यूल जो है वो एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पर शिफ्ट हो जा रहा है तो इसको कहते हैं ट्रांसलेशनल मोशन, और यहाँ पर इसके कारण जो एनर्जी चेंज होता है उसको कहते हैं ट्रांसलेशनल एनर्जी। ठीक, सेकेंड, अगर कोई मॉलिक्यूल किसी एक्सिस के रेस्पेक्ट में वो रोटेट हो रहा है, कुछ ना कुछ एंगल बनाते हुए रोटेट होता है, तो ये मोशन कहलाता है रोटेशनल मोशन, और इसके कारण मॉलिक्यूल की जो एनर्जी होती है उसमें जो एनर्जी चेंजेस होते हैं वो कहलाता है रोटेशनल एनर्जी। ठीक है, इसी प्रकार आगे देखते हैं थर्ड वाला, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो वाइब्रेशनल मोशन के कारण होता है। वाइब्रेशन मोशन क्या होता है, जैसे ए बी कोई मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पर ये ए बी ऐसे मॉलिक्यूल है, तो अगर इसमें वाइब्रेशन होगा तो एक बार वो राइट में जाएगा, एक बार वो लेफ्ट में मूव होगा। राइट में जाने के बाद फिर वो अपने पहले के पोजीशन में वापस आएगा, वैसे ही अगर वो लेफ्ट में जाता है तो भी वो पहले के पोजीशन में वापस आता है, तो ये कहलाता है वाइब्रेशनल मोशन। यहाँ पर जो एनर्जी होती है उसको कहते हैं वाइब्रेशनल एनर्जी। तो जब ये मॉलिक्यूल वाइब्रेट होता है तो अपने पहले पोजीशन पर जब वापस आता है तो ज़रूरी नहीं है कि ये उसी पोजीशन पर वापस आए, या तो डिस्टेंस जो है वो कम हो जाता है या फिर डिस्टेंस जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये रहा हमारा तीन प्रकार का डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो अब हम देखेंगे, एक टेबल पढ़ेंगे जिसमें आप मॉलिक्यूल्स में आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो सबसे फर्स्ट हम देखेंगे, ये आपको टेबल दिख रहा है। फर्स्ट कॉलम है डिग्री ऑफ फ्रीडम, सेकंड है लीनियर मॉलिक्यूल के लिए, थर्ड है नॉन लीनियर मॉलिक्यूल्स के लिए। तो यहाँ पर लीनियर मॉलिक्यूल्स के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम्स की वैल्यू जो है वो अलग होती है, और नॉन लीनियर मॉलिक्यूल्स के लिए भी डिग्री ऑफ फ्रीडम्स की वैल्यू अलग होगी। तो सबसे फर्स्ट हम देखते हैं ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो अगर लीनियर मॉलिक्यूल है तो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू कितनी होगी, 3। वहीं पर अगर नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है तो इसके लिए भी क्या होगा, 3। सेकेंड, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, अगर लीनियर मॉलिक्यूल है तो इसकी वैल्यू होगी 2, और नॉन लीनियर मॉलिक्यूल के केस में इसकी वैल्यू होगी 3। ठीक है, थर्ड आता है हमारा वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो लीनियर मॉलिक्यूल के केस में वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू होती है 3n-5। ये 3 + 2 5 यहीं से आया है। वैसे ही नॉन लीनियर मॉलिक्यूल्स के लिए वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा 3n-6। यहाँ पे 3 + 3 हो गया 6। ठीक है, अब फाइनली हम देखते हैं टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला होता है 3n और 3n, जहाँ पे इस n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। तो कोई भी मॉलिक्यूल अगर आपको दिया हुआ है तो उसमें कितने एटम्स प्रेजेंट है उसकी संख्या जो है वो n है। ठीक, तो इस टेबल से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी मॉलिक्यूल के डिग्री ऑफ फ्रीडम को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब एक एग्जांपल देख लेते हैं इसी पर आधारित। तो हमने एग्जांपल लिया है CO2 मॉलिक्यूल का। तो CO2 मॉलिक्यूल हम जानते हैं क्या है, लीनियर मॉलिक्यूल है। ये आपको याद रखना पड़ेगा हाइब्रिडाइजेशन से। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन से हम क्या देखेंगे कि अगर sp हाइब्रिडाइजेशन है तो मॉलिक्यूल का जो शेप है वो क्या होगा, लीनियर होगा, और sp के अलावा अगर कोई भी हाइब्रिडाइजेशन है तो वो सब किस में आएंगे, नॉन लीनियर में आएंगे। जैसे टेट्राहाइड्रल हो गया, ऑक्टाहाइड्रल हो गया, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहाइड्रल है, स्क्वायर प्लेनर है, तो ये सभी जियोमेट्रीज जो है वो नॉन लीनियर मॉलिक्यूल्स में आएंगे। ठीक है, तो अब जैसे ये CO2 मॉलिक्यूल है तो हम पहले से ही जानते हैं कि CO2 जो है वो एक लीनियर मॉलिक्यूल है। ठीक, इसका कॉमन स्ट्रक्चर इस टाइप का रहता है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, तो ये लीनियर है। यहाँ पे sp हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। ठीक है, तो अगर इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम्स को कैलकुलेट करना है तो हम ऊपर टेबल से देखेंगे। तो सबसे पहले तो हम बताएंगे ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, 3। रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना रहेगा आपका, 2। वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, फॉर्मूला 3n-5। तो यहाँ पर
n क्या है, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। तो CO2 में कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, हमको दिख रहा है एक कार्बन है और दो क्या है, ऑक्सीजन है। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं इसमें, 3। तो यहाँ पे n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 3। तो फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे तो 3 × 3 - 5, तो 3 × 3 9 - 5 मतलब 4। इसका मतलब है कि CO2 मॉलिक्यूल के लिए ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू 3 है, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू 2 है और वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू 4 है। ठीक, अब हम करेंगे क्या, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो जो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम है उसका फॉर्मूला क्या है हमारा, 3n है। तो फिर वही कंडीशन हो जाएगा 3 × 3 इज इक्वल टू 9। मतलब CO2 मॉलिक्यूल के लिए टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू कितनी है, 9 है। ठीक है, इसको हम क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। जैसे 3 टाइप्स के डिग्री ऑफ फ्रीडम्स हैं, तो एक है आपका ट्रांसलेशनल, दूसरा है रोटेशनल, तीसरा है वाइब्रेशनल। तो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हैं, 3, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हैं, 2 और वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम्स कितने हैं, 4। तो ये आपका फाइनली कितना हुआ, 9। तो ये वैल्यू जो है वो इक्वल आनी चाहिए। ठीक, तो इस टाइप से हम इस टेबल का यूज़ करके किसी भी मॉलिक्यूल के डिग्री ऑफ फ्रीडम को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका ये पहला वाला टॉपिक कंप्लीट हुआ, डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब अगला टॉपिक देखते हैं, जूल थॉमसन इफेक्ट। जूल थॉमसन इफेक्ट, तो जूल थॉमसन इफेक्ट जो है वो गैसों के एक्सपेंशन पर डिपेंड करता है। यहाँ पर हमने 2 कंटेनर रखा है और उनको पोरस प्लग से कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक कंटेनर में पूरा गैस भरा हुआ है जहाँ पर हायर प्रेशर वाला कंडीशन है। दूसरे कंटेनर जो है वो खाली है, वैक्यूम है, लोअर प्रेशर है। तो जब गैस जो है हायर प्रेशर वाले रीजन से लोअर प्रेशर वाले रीजन में एक्सपेंड होता है, फैलता है, तो उस केस में क्या होता है, टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है। ये कहलाता है जूल थॉमसन इफेक्ट। ठीक है, अब ये टेम्परेचर डिक्रीज़ क्यों होता है, इसका रीज़न हमको देखना है। तो पहले हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। If a gas under higher pressure is allowed to pass through a porous plug to a region of lower pressure, its temperature get lowered। ठीक, तो जूल थॉमसन इफेक्ट इस टेम्परेचर में कमी होना ही कहलाता है, जूल थॉमसन इफेक्ट कहलाता है। तो अब इसका रीज़न क्या है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने गैसों के अणुगतिक सिद्धांत मॉलिक्यूलर काइनेटिक थ्योरी में देख चुका है कि गैसियस मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी हाई होती है, जिसके कारण वो हाईली मूव करते हैं, उनके बीच में किसी भी प्रकार का अट्रैक्शन फोर्स नहीं होता है। लेकिन हायर प्रेशर की कंडीशन में गैसियस मॉलिक्यूल्स क्या रहते हैं, एक दूसरे के पास पास रहते हैं। ठीक है, तो हायर प्रेशर की कंडीशन में एक दूसरे के पास पास होने के कारण उनमें सफिशिएंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होता है। अब अगर उस मॉलिक्यूल को हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर वाले रीजन में एक्सपेंड होना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, प्रेशर के अपोजिट वर्क करना पड़ेगा। तो प्रेशर के अपोजिट वर्क करने के लिए वो अपनी एनर्जी को यूज़ करता है, जनरली इंटरनल एनर्जी को यूज़ करेगा। तो एनर्जी डिक्रीज़ होने से वहाँ पर टेम्परेचर भी डिक्रीज़ हो जाता है। तो ये था जूल थॉमसन इफेक्ट का मेन रीज़न कि टेम्परेचर डिक्रीज़ क्यों होता है। ठीक है, अब आगे इसी से रिलेटेड एक टॉपिक है जिसको कहते हैं इन्वर्जन टेम्परेचर। यहाँ पर ये कंडीशन अब टेम्परेचर डिक्रीज़ हो रहा है तो ज़रूरी नहीं है टेम्परेचर एकदम 0 पे पहुँच जाएगा। तो वहाँ पे एक कंडीशन ऐसा आता है जहाँ पर एक फ़िक्स टेम्परेचर फिक्स हो जाएगा और वहाँ पर ना तो गैस का कूलिंग होगा और ना ही वो हीटिंग होगा। ठीक, तो जिस टेम्परेचर पर गैस का ना तो कूलिंग होता है, मतलब गैस ना तो कूलिंग इफेक्ट शो करता है और ना ही हीटिंग इफेक्ट शो करता है, उस टेम्परेचर को कहते हैं इन्वर्जन टेम्परेचर और उसको TI से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक ऐसा फिक्स टेम्परेचर होता है जहाँ पर गैस ना तो कूलिंग इफेक्ट शो करेगा और ना ही हीटिंग इफेक्ट शो करेगा। ठीक, ये है आपका इन्वर्जन टेम्परेचर, इसको TI से रिप्रेजेंट करेंगे। और इस टेम्परेचर की जो वैल्यू है वो हर गैस के लिए अलग अलग होती है। ठीक है, और वो जो वैल्यू है वो गैस के नेचर पर डिपेंड करती है कि TI की वैल्यू किसके लिए ज़्यादा रहेगी, किसके लिए कम रहेगी। ठीक, तो ये रहा आपका इन्वर्जन टेम्परेचर। अब इसी से रिलेटेड आगे देखते हैं जो वॉन्डर वॉल्स कॉन्स्टेंट्स होते हैं, स्मॉल a और स्मॉल b। तो इन्वर्जन टेम्परेचर और वॉन्डर वॉल्स कॉन्स्टेंट के बीच में आपको रिलेशन बताना है। ये जनरली पेपर में पूछा जाता है। तो TI इज इक्वल टू होगा 2A/RB, जहाँ पे TI है इन्वर्जन टेम्परेचर,
ए और बी है वॉन्डर वॉल्स कांस्टेंट और आर जो है हमारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। ये हमने पहले वीडियो में देख चुके हैं इसकी वैल्यूज़ कितनी होती हैं करके। तो ये रहा आपका इन्वर्जन टेम्परेचर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे ये किसी भी गैस का एक फिक्स इन्वर्जन टेम्परेचर है तो वो गैस उस टेम्परेचर पर न तो हीटिंग इफेक्ट शो करेगा और न ही कूलिंग इफेक्ट। लेकिन अगर वो उस टेम्परेचर से टेम्परेचर हम बढ़ा देते हैं या उससे कम कर देते हैं तो ये इफेक्ट जो है वो चेंज हो जाएगा। जैसे इन्वर्जन टेम्परेचर से ऊपर टेम्परेचर पर अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, बढ़ता है, तो गैस जो है वो हीटिंग इफेक्ट शो करता है। और अगर इन्वर्जन टेम्परेचर से नीचे का टेम्परेचर रहेगा तो गैस जो है वहाँ पर कूलिंग इफेक्ट शो करेगा, ठीक। अगला आते हैं। तो इसके आधार पर हम दूसरा कंडीशन बताएंगे कि जूल थॉम्सन इफेक्ट में कभी कभी ए डायबिटिक एक्सपेंशन भी पाया जाता है। ए डायबिटिक एक्सपेंशन, इसको हिंदी में रुद्धोष्म प्रक्रम कहते हैं। ये एक ऐसा प्रक्रम होता है जिसमें पूरे प्रोसेस के समय जो हीट चेंज है वो क्या रहता है, ज़ीरो रहता है। मतलब ना तो वो इंक्रीज़ होता है ना तो डिक्रीज़ होता है, हीट जो है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ये है ए डायबिटिक एक्सपेंशन। तो जूल थॉम्सन इफेक्ट में कभी कभी ये कंडीशन भी होता है। तो ए डायबिटिक एक्सपेंशन होगा तो वहाँ पर एंथैल्पी जो की वैल्यू, जब हीट की वैल्यू कांस्टेंट है, ज़ीरो है, मतलब एंथैल्पी की वैल्यू भी क्या रहेगी, ज़ीरो। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि जूल थॉम्सन इफेक्ट एक आइसो एंथैल्पिक प्रोसेस है, ठीक है। तो यहाँ पे जूल थॉम्सन इफेक्ट से रिलेटेड 2-3 टॉपिक्स हो गए हमारे। एक तो मेन इफेक्ट के बारे में बता दिया हमने, सेकंड उससे रिलेटेड है इन्वर्जन टेम्परेचर, थर्ड उससे रिलेटेड है रिलेशन बिटवीन वॉन्डर वॉल्स कांस्टेंट एंड इन्वर्जन टेम्परेचर, और इसी का फोर्थ पॉइंट हो जाएगा आपका ए डायबिटिक एक्सपेंशन, ठीक। अब इसके बाद लास्ट पॉइंट देखते हैं हम, गैसों का द्रवीकरण, लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस। तो गैसों का द्रवीकरण नाम से ही जैसे पता चल रहा है कि गैस का द्रव में बदलना, परिवर्तित होना, क्या कहलाता है, गैसों का द्रवीकरण, ठीक है। तो अगर हम देखें गैसों में क्या रहता है, नो अट्रैक्शन फोर्स, मॉलिक्यूल्स जो है वो इधर उधर बिखरे हुए रहते हैं, ठीक। उनमें वीक वॉन्डर वॉल्स फोर्सेस पाए जाते हैं, मूवमेंट करते रहते हैं हमेशा। लेकिन अगर हम उसकी तुलना अगर हम लिक्विड से करें तो लिक्विड में क्या रहता है, मॉलिक्यूल में अट्रैक्शन फोर्स थोड़ा सा बढ़ जाता है और लिक्विड में मॉलिक्यूल्स थोड़े थोड़े पास पास रहते हैं। काइनेटिक एनर्जी गैसेस से कम रहती है, ठीक। तो सिंपल सी बात है, कोई भी गैस द्रव में चेंज कब होगा, जब उनके मॉलिक्यूल्स जो है वो पास पास आ जाएंगे। और मॉलिक्यूल पास पास कब आएंगे, जब उनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। और काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज़ कब होगी, जब टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा। और टेम्परेचर डिक्रीज़ कब होगा, जब इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी, ठीक। तो इसी कॉन्सेप्ट को लेके चलेंगे। तो आगे देखते हैं। एट नॉर्मल टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स इज मोर देन द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है गैसों के द्रवीकरण के लिए। तो जो गैसियस मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी उनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से ज़्यादा रहती है, ठीक। तो इसीलिए मॉलिक्यूल्स जो है वो फ्रीली मूव करते रहते हैं, ठीक है। अब जब प्रेशर को हम इंक्रीज़ करते हैं तो प्रेशर इंक्रीज़ करने से टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है, ठीक। रीज़न ये है कि अपोजिट वर्क करना पड़ेगा। तो अपोजिट वर्क करने के लिए काइनेटिक एनर्जी जो है वो डिक्रीज़ होगी। काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज़ करने से उनका थर्मल मोशन भी क्या हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है, ठीक। तो थर्मल मोशन डिक्रीज़ होने से जो मॉलिक्यूल्स फ्रीली मूव करते रहते हैं वो एक दूसरे के पास आ जाते हैं और लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये मेन रीज़न है गैसों का द्रव में परिवर्तित होने का, ठीक। अब आगे देखते हैं। जैसे यहाँ पे हमने बोला है कि टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है, तो एक फिक्स टेम्परेचर पर गैस जो है द्रव में परिवर्तित हो जाता है। तो उस फिक्स टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। क्रिटिकल टेम्परेचर को TC से प्रदर्शित करते हैं। जैसे इन्वर्जन टेम्परेचर की वैल्यू हर गैस के लिए अलग अलग होती है, वैसे ही क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यू भी हर गैस के लिए अलग अलग होती है, ठीक है। अब क्रिटिकल टेम्परेचर में प्रेशर भी चेंज होगा और वॉल्यूम भी चेंज होगा। तो क्रिटिकल टेम्परेचर पर जो प्रेशर रहता है, मतलब जिस पर गैस जो है वो लिक्विफाइड होता है, उस प्रेशर को हम कहते हैं क्रिटिकल प्रेशर। और इस पर जो वॉल्यूम होता है उसको कहते हैं क्रिटिकल वॉल्यूम। तो इस प्रकार हमारे पास 3 क्रिटिकल कंडीशन आ गए। एक क्रिटिकल टेम्परेचर TC, दूसरा क्रिटिकल प्रेशर PC और तीसरा क्रिटिकल वॉल्यूम VC, ठीक। तो ये था गैसों का
द्रवीकरण लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस। ठीक, अब इसके दो मेथड्स हैं कि कौन कौन से मेथड्स के थ्रू हम इसको गैस को द्रव में परिवर्तित कर सकते हैं। तो मेन इसके दो मेथड है जो बेसिकली आपके जूल थॉम्सन इफेक्ट और एडियाबेटिक प्रोसेस पर आधारित है। तो दो मेथड है, सबसे पहला है लिंडे का मेथड है और दूसरा है क्लाउडे का मेथड है। तो जो लिंडे का मेथड है वो जूल थॉम्सन इफेक्ट पर आधारित है और जो क्लाउडे का मेथड है वो जूल थॉम्सन इफेक्ट और एडियाबेटिक एक्सपेंशन मतलब रुद्धोष्म प्रसार पर आधारित है। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट तो पहले पढ़ चुके हैं, तो ये इजीली क्लियर हो जाएगा। एट हायर प्रेशर व्हेन अ गैस इज एक्सपेंडेड इन अ लो प्रेशर एरिया देन कूलिंग ऑफ गैस टेक्स प्लेस। सिंपल सी बात है, हायर प्रेशर पर फिर वही कंडीशन आ गया कि गैस अगर हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर में एक्सपेंड होता है तो उसको अपोजिट वर्क करना पड़ेगा। अपोजिट वर्क करने के लिए वो अपनी काइनेटिक एनर्जी यूज़ करेगा। काइनेटिक एनर्जी यूज़ किया मतलब काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू जो है वो डिक्रीज़ हो गई। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू डिक्रीज़ होने से उसका टेम्परेचर क्या हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है और गैस जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये था हमारा पहला मेथड। अब जो दूसरा मेथड है वो क्या है, क्लाउडेज मेथड है। क्लाउडे जो मेथड है वो जूल थॉम्सन इफेक्ट और एडियाबेटिक एक्सपेंशन दोनों पर आधारित है। तो सेम कंडीशन इसमें भी आएगा, बस यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी की जगह में आपका आ जाएगा इंटरनल एनर्जी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही कंडीशन बोलेंगे कि व्हेन अ गैस इज एक्सपेंड अगेंस्ट एनी एक्सटर्नल प्रेशर देन द वर्क इज डन बाय द गैस। तो जब कोई भी गैस एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट अपोजिट अगर एक्सपेंड होता है तो वहाँ पर गैस को वर्क करना पड़ता है। तो गैस वर्क करने के लिए अपनी इंटरनल एनर्जी का यूज़ करेगा। इंटरनल एनर्जी का यूज़ किया और यहाँ पर क्योंकि एक्सपेंशन यहाँ पर क्या है, एडियाबेटिक है मतलब हीट चेंज तो नहीं होगा, तो वो हीट का यूज़ तो नहीं कर सकता। इसीलिए वो हीट का यूज़ ना करके वो किसका यूज़ करेगा, इंटरनल एनर्जी का यूज़ करेगा और इंटरनल एनर्जी उसकी कम हो जाएगी जिससे टेम्परेचर जो है वो धीरे धीरे डिक्रीज़ होने लगेगा और इस प्रकार मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास आ जाएंगे और गैस जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है गैसियस स्टेट केमिस्ट्री का पार्ट ए, जिसमें हमने मॉलिक्यूलर काइनेटिक थ्योरी देख चुका है, मॉलिक्यूलर वेलोसिटी देख चुका है। ये सब 3 टॉपिक पहले देख चुके थे, अब बाकी के 3-4 टॉपिक जो है इसमें कवर कर दिए। थैंक यू।